बर्नौली थ्योरम, क्या नाम है उसका? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली, डैनियल बर्नौली वॉज ए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे वो। उन्होंने फिजिक्स के ऊपर काम किया, लिक्विड फ्लो के ऊपर, ठीक है। तो एक थ्योरम उन्होंने बनाई और उसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है? देखो, हैव यू हर्ड अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सुना है आपने? हैं? किसने नहीं सुना? हैं? किसने नहीं सुना? बहुत लक्की हो जो नहीं सुना, अगर सुन लेते तो परेशान रहते सबकी तरह, ठीक है। देखो क्या होता है, एनर्जी सब जगह सेम होती है, ठीक है। तो लिक्विड फ्लो में, इसको स्टार्ट करने से पहले ये बताएंगे कि फ्लोइंग लिक्विड में, इफ़ द लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए पाइप, तो उसमें कितने तरह की एनर्जी हो सकती है। भाई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो मोशन तो है ही है। मोशन से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी तो है ही है। अगर लिक्विड फ्लो किसी हाइट पे हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी किसी हाइट को मेंटेन कर रही होगी तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर ग्राउंड में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इसके अलावा लिक्विड फ्लो में एक और तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो होता है। अगर वो ना हो तो लिक्विड फ्लो होगा ही नहीं। उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। कभी भी जब लिक्विड का फ्लो होता है तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। हीट का फ्लो किसकी वजह से होता है? हीट का फ्लो, सुबह को गर्म पानी से नहाते हो ठंडे से, या नहाते ही नहीं हो? तो गर्म ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी मिला लेते हैं ना। तो गर्म पानी में जब ठंडा मिलाते हैं तो क्या होगा, गर्म में से हीट ठंडे में जाएगी कि ठंडे में से हीट गर्म में जाएगी? गर्म में से। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस के माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। सर्किट में अगर बैटरी लगाएंगे, आप 10th क्लास में तो टीचर ने आपको बताया होगा बढ़िया से, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल भी कराते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस, एमीटर, वो वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, और करंट प्लस से माइनस। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसी तरह से लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने पानी को ले जाके टैंक में डाल दिया, टैप चलाए तो पानी आया कि नहीं? ठीक है। और टैंक अगर नीचे ज़मीन में और आपकी टैप ऊपर है तो पानी आएगा उसमें? नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर है वो तो हाइट के साथ इंक्रीज करता है। और जब हम पंप से, जो मोटर पंप है जिससे हम पानी ऊपर टैंक में चढ़ाते हैं, तो हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम नीचे का प्रेशर मोटर चला के ज़्यादा कर देते हैं तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर जाने के बाद प्रेशर ऑलरेडी हाई है। आप कहते भी है कि भाई पानी अगर कम आ रहा है, प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो वहाँ पर प्रेशर नहीं है। तो फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर एनर्जी नाम की भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर तीनों को मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसके बाद बर्नौली थ्योरम शुरू करूँगा। फ्लोइंग लिक्विड में 3 तरह की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², सबको मालूम है ये तो, ठीक है। अगर इसको पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो यहाँ भी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, तो इसको हाफ ρv² भी लिखा जा सकता है। लिख लें किसी भी फॉर्म में। वी आर प्लेइंग विद द पैरामीटर। जरूरी है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखी जाए, हाफ ρv² भी लिखी जा सकती है, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। अगर पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, तो ρgh में लिख लेंगे। अब प्रेशर एनर्जी को समझें ध्यान से। लिक्विड प्रेशर does some work on the liquid in order to make its flow। वर्क डन कौन करता है? फोर्स। वर्क इज डन बाय द फोर्स, तभी ना वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। प्रेशर तो बाद में आया, पहले फोर्स था, फिर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो लिक्विड प्रेशर का जो फोर्स है, दैट डज सम वर्क ऑन द लिक्विड, ओके। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी। तो एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एंड एनर्जी आर सेम, वर्क एंड एनर्जी आर सेम। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये आया कहाँ से है।
ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, एक कंटेनर में पानी लेके रखा है, ठीक है, लिक्विड इज टेकन इनटू द कंटेनर, और वो नीचे एक ओपनिंग बनाई है, नीचे क्या बनाई है, एक ओपनिंग बनाई है पानी को निकलने के लिए। ऑप्शन है, चाहे तो पानी निकाल दें तो पिस्टन हटा देंगे तो पानी निकल जाएगा, पिस्टन टाइट है तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो h हाइट के लिक्विड का प्रेशर है ये इस पिस्टन पे फोर्स जरूर लगाएगा। पिस्टन हटा दोगे तभी ना पानी बाहर आएगा लिक्विड प्रेशर की वजह से, तो पिस्टन शिफ्ट होएगा। मान लो इस लिक्विड प्रेशर की वजह से पिस्टन शिफ्ट हो गया डेल्टा x, कितना हो गया, डेल्टा x। तो अब डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स मान लो F है, तो वर्क डन क्या हो गया, मान लो इस पर F फोर्स लगा प्रेशर की वजह से। पास्कल्स लॉ क्या है, प्रेशर सब जगह सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, लेफ्ट में राइट में सब जगह प्रेशर सेम है, तो सब जगह फोर्स भी सेम होएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय लिक्विड प्रेशर, वर्क डन बाय लिक्विड प्रेशर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं। और फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, तो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम। सो ये हो गया P डेल्टा V। दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज प्रेशर एनर्जी एंड वर्क आर सेम। जितना वर्क डन करोगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप स्टेयर्स क्लाइंब करके यहाँ पर आ गए तो आपका जितना हाइट पे आप है उतनी एनर्जी आपने स्टोर की है, नीचे उतर गए फिर वो रिलीज हो जाएगी। तो जितना वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी P डेल्टा V, व्हाट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये कितना आएगा, P के ही ना बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ही बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रेशर एनर्जी जो लिक्विड प्रेशर वर्क डन करेगा वो लिक्विड में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और लिक्विड प्रेशर के वर्क डन को हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। और अगर उस प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जाए तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल आती है। तो ये तीन तरह की जो एनर्जी है वो फ्लोइंग लिक्विड्स के अंदर होती हैं, जो लिक्विड फ्लो करता है उसमें होती है, ठीक है। और अब हम बर्नौली थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। तो बर्नौली थ्योरम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो, और लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए आइडियल लिक्विड, और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आइडियल लिक्विड क्या है, आइडियल लिक्विड वो लिक्विड है विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। जैसे लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसमें फ्रिक्शन भी होता है। जैसे किसी पाइप में मैं पानी फ्लो करा रहा हूँ, उसी पाइप में मैं हनी को फ्लो कराने लगूँ तो कौन जल्दी फ्लो करेगा, हनी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो मेरा जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो आइडियल लिक्विड है, उसमें किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो ये फिर एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर एन आइडियल लिक्विड, और क्या फीचर होता है आइडियल लिक्विड का, आइडियल लिक्विड इज फ्रिक्शन फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज़ इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब क्या है, कई बार जब लिक्विड का फ्लो होता है तो वो खुद से ही घूमने लगता है, ठीक है। जैसे हम आपको झूले पे बैठा दें, मेरी गो राउंड पे, आप उस मेरी गो राउंड का मजा ना लो, आप वहाँ खुद कूदने लगो मेरी गो राउंड के ऊपर, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। वो आपको मेरी गो राउंड पर बैठाया गया झूलने के लिए और आप वहाँ फिर अपना कुछ अलग झूला वहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो इररोटेशनल, इररोटेशनल मतलब फ्लोइंग लिक्विड में किसी तरह का अंदर उथल पुथल नहीं होना चाहिए, वो आराम से स्मूथली स्ट्रीमलाइन पैटर्न में इज्जत के साथ फ्लो करना चाहिए, ठीक है। इररोटेशनल होना चाहिए। नॉन विस्कस बोलते हैं, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस होना चाहिए। और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, कई बार जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने इलास्टिसिटी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। तो जब अगर वो कंप्रेस होता हुआ जाएगा, ठीक है, अगर वो कंप्रेस होता हुआ जाएगा किसकी तरह, कछुए की तरह, जैसे फ्रॉग जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, स्नेक की तरह चलना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए, स्नेक जैसे चलता है, ठीक है, फ्रॉग की तरह नहीं चलना चाहिए। तो आइडियल लिक्विड इज ए लिक्विड विच इज नॉन विस्कस, irrotational and incompressible. So if an ideal liquid is flowing in a streamlined manner, then every point of its flow, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant. ये इक्वेशन है और स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम खराब होएगा, आपको नोट्स में सब पहुंच ही जाता है ग्रुप में, आप वहाँ से लिखें उसको, ठीक है। अगर टाइम है तो आपके पास, ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप चलेगी क्लास अभी। अब बस पेशेंस, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या यहाँ पे, मैंने पहले ही बोल दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है। एक पीरियड जो लिया है एक्स्ट्रा वो मैं नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूँ आपकी भी क्या कंडीशन है, लेकिन मजबूरी है, सिलेबस नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन सिलेबस का करना चाह रहे हैं। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है बर्नौली थ्योरम का। तो अगर मान लो जो पाइप था उसमें कोई भी दो पॉइंट लिए जाएं, तो एक पॉइंट पर अगर तीनों एनर्जी का सम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 है, दूसरे पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है, और किसी तीसरे पॉइंट पर भी सम, मतलब हर पॉइंट पर सम इक्वल रहेगा। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है, अगर मान लो पाइप ग्राउंड में है, पाइप इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो कौन सी एनर्जी इसमें नहीं रहेगी, पोटेंशियल नहीं रहेगी, लेकिन प्रेशर और काइनेटिक तो हमेशा रहेगी। तो कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये केवल P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जाता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर वाली फॉर्म में भी बर्नौली इक्वेशन को, बर्नौली थ्योरम को लिखा जाता है। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम निकालने वाले हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो किन्हीं पॉइंट पर अगर वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कहीं पर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए कई सारे एग्जाम्पल्स अब देखते हैं, जो राजधानी एक्सप्रेस है, नाम सुना है आपने, फास्ट मूविंग ट्रेन ऑफ द कंट्री, राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, गतिमान एक्सप्रेस हो गया। जब ये आती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो यू आर एडवाइज टू मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर होने की सलाह दी जाती है। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैक पर खड़े हो, आपको वहाँ नहीं खड़े होना, मतलब उसके आसपास भी नहीं खड़े होना आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जा रही है, मैं तो इसको देखूंगा कितनी तेज स्पीड से चलती है, और यहाँ खड़े हो गए, पता लगी उसी के पास जाके चिपक गई और कहानी क्लोज हो गई, ठीक है। क्यों, जब वो आपके पास से जाएगी तो व्हेन फास्ट बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी इट ड्रैग्स एयर अलोंग विद इट, अपने साथ वो हवा भी खींच के लाती है ट्रेन। तो जब वो हवा खींच के लाएगी तो आपके बीच में और ट्रेन के बीच में विंड का वेलोसिटी रहेगा ज़्यादा, आपके और ट्रेन के बीच में विंड वेलोसिटी रहेगा ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम, और पीछे का प्रेशर उतना ही है, तो बीच का प्रेशर कम तो पीछे का प्रेशर ज़्यादा है। आपको लगेगा जैसे पीछे किसी ने धक्का दे दिया, आप देखेंगे पीछे तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हैं। ऐसा होता है, जैसे आप मान लो साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं और बहुत लोड हैवी व्हीकल हरियाणा रोडवेज आपके पास से हाई स्पीड से निकल जाए तो आपकी गाड़ी हिलने लगती है। गाड़ी अगर मतलब हल्की, जैसे मारुति गाड़ी है या नैनो गाड़ी है, आप चलाना एक्सपीरियंस के लिए, उसका रीज़न क्या है, तेज स्पीड से जब हरियाणा रोडवेज जाएगी तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है, तो बीच का प्रेशर कम, इधर का प्रेशर ज़्यादा, तो गाड़ी को झटका लगेगा इधर से, आपको लगेगा कौन हिला रहा है गाड़ी को, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इसके रीज़न है, कई सारे रीजन्स हैं इसके, ठीक है। आप क्या करते हैं, फ्रूटी तो सभी पीते हैं, ठीक है, तो कैसे पीते हैं फ्रूटी, एयर इज सक्ड फ्रॉम द पाइप, तो क्या होता है, विंड वेलोसिटी पाइप के अंदर क्या कर दिया आपने, ज़्यादा, पाइप के अंदर विंड वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब आपने
पाइप में प्रेशर कम कर दिया तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो नीचे जो लिक्विड प्रेशर है वो फ्रूटी का जो लिक्विड है उसको ऊपर लेके आएगा। बात समझ रहे हैं। स्प्रे होता है, सैनिटाइजर दो तरह का है, स्प्रे वाला ज़्यादा होता है। स्प्रे में क्या करते हैं, अगर आपने प्रेस किया उसको, ठीक है, तो एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप, वेलोसिटी ग्रेटर, प्रेशर कम, ठीक है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा, तो लिक्विड कम्स अप एंड इजेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ठीक है, जो कच्चे घर होते हैं उनकी जो छतें होती हैं आंधी तूफान में उड़ जाती हैं, ठीक है, यहाँ तो नहीं है लेकिन कई एरिया, ट्राइबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कच्चे घरों की आंधी जब आएगी तो छत उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी, तो जब छत आंधी आएगी तो छत के ऊपर विंड वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और छत के नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो नीचे वाला जो प्रेशर है वो उसको ऊपर उठा देता है। एक प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ भी छोटा सा करके दिखा सकता हूँ, अगर वो शीट यहाँ पे है तो। देखो ये पेपर हो गया, यहाँ पे ये पेपर नीचे है, अभी देख रहे हैं आप, ये नीचे लटका हुआ है अपने वेट की वजह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, वर्टिकली डाउन। इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, देखें ऊपर आ रहा है कि नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट जब ट्राई करते हैं तब एक बार होता है, ऐसा नहीं है हर बार होगा, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एयर इसके ऊपर से जा रही है, तो एयर इसके ऊपर से जा रही है तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर कम हुआ तो नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा, तो इसको ऊपर उठा रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल रखा है, फिर अपने वेट की वजह से नीचे आ जा रहा है। तो बर्नौली थ्योरम के कई सारे प्रिंसिपल हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बताए। तो मेन तो यही है कि P + हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, P + हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। स्टेटमेंट आपको बता दिया। अब इसका एग्जाम में पूछा जाएगा डेरिवेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या सेट होते हैं, सेट तो होते ही हैं, मतलब सीक्वेंस वगैरह चेंज, कुछ क्वेश्चंस चेंज इस तरह से। भाई सेट में ऐसा ही होगा, जैसे मान लो किसी को बर्नौली थ्योरम दे दिया, किसी को एसेंट फार्मूला दे दिया, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अपना सेट देखा नहीं, दूसरा बर्नौली थ्योरम कर रहा है तो बर्नौली थ्योरम करे जा रहे हैं, जैसे अब उसमें हुआ था आपके एग्जामिनेशन में। डेरिवेशन, ठीक है, किसका डेरिवेशन, बर्नौली थ्योरम का प्रूफ, लॉजिकली प्रूफ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप माने जा रहे हैं, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ कि आप मेरी सारी बातें मान जाएंगे, ठीक है। आपको इफ़ आई एम गिविंग यू विद सम बेस, सम लॉजिक, देन यू शुड कंसीडर इट, ठीक है। देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको, ये मान लो सपोज दिस इज ए पाइप, ठीक है, और इट इज़ फ्रॉम सम हाइट, मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखेंगे, थ्योरी तो कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। H1 और ये हो गया H2, किसको, वो अच्छा नहीं लगता देखने में भी और दिखाने में भी, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ठीक लगेगा यूनिफॉर्म में। फिर एक्चुअल में क्या होगा कि प्रेशर ऐसा भी लगेगा कि प्रेशर एक लेवल पे सेम है, ठीक है, तो अगर नीचा रहेगा तो नीचे से प्रेशर डालना पड़ेगा तभी पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर का जो डिफरेंस है वो समझ में आता है कि नीचे से पानी को ऊपर जाने के लिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। अगर एक ही लेवल में रहे तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर भी सेम हो, हालांकि बिना प्रेशर के तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर दोनों एंड को रखेंगे तो ये क्लियर रहेगा कि भाई दोनों पॉइंट अलग अलग प्रेशर पर हैं, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर कम है, तभी नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, इसलिए मैं इसको अलग अलग बनाता हूँ। आप चाहें तो सेम लेवल पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। So there is a pipe in which liquid is flowing, ये एक एंड है A और ये दूसरा एंड है B। यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1 और हाइट इसकी H1। दूसरे एंड पर प्रेशर P2, एरिया A2, वेलोसिटी V2।
मान लो टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से लिक्विड गया इसमें, ठीक है, डेल्टा एल चल के टी टाइम में, और उतने ही टाइम में डेल्टा एल टू, ये डेल्टा एल वन, ठीक है। ये कंसीडरेशन है किसके लिए? बर्नौली थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बर्नौली थ्योरम किसके लिए? फ्लोइंग लिक्विड के लिए। तो फ्लोइंग लिक्विड के लिए तो लिक्विड फ्लो, तो फ्लोइंग लिक्विड तो लेना ही पड़ेगा ना। तो लिक्विड कहाँ फ्लो होता है? पाइप में फ्लो होता है। तो मैंने एक पाइप ले लिया जिसमें मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, और उसके जो दो एंड हैं उसके, एक लेफ्ट एंड है एक राइट एंड है। लेफ्ट हैंड की हाइट ग्राउंड से h1 है, राइट हैंड की हाइट ग्राउंड से h2 है, और लेफ्ट हैंड पे लिक्विड का प्रेशर P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो V1, और राइट हैंड पे P2, A2, V2, ये अजम्पशन है। फाइन, बात आ गई समझ में? अब करना क्या है, ये तो जरूरी था। लेफ्ट हैंड पे जब पानी अंदर जाएगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द लिक्विड प्रेशर, ठीक है, एट लेफ्ट हैंड, वर्क डन बाय द प्रेशर, प्रेशर की वजह से लिक्विड के ऊपर वर्क डन होगा, वर्क डन बाय, वर्क डन ऑन द लिक्विड, वर्क डन ऑन द लिक्विड, ठीक है। क्या होता है वर्क डन? सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, फाइन। और ये लिक्विड पर सेकंड ले लो इसको, पर सेकंड, तो बाई टी, सो डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी, फाइन। तो ये क्या हो गया? P1 A1 V1, ठीक है। और इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, सही होगा P1 V1, V1 इज द वॉल्यूम। अभी मैंने उसमें बताया ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, एक V को मैंने वॉल्यूम भी प्रूव कर दिया था। तो ये V1 हो गया, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इनटू द पाइप पर सेकेंड, V1 इज द वॉल्यूम, ठीक है। सो ये हो गया कहाँ पे? लेफ्ट एंड पे, ठीक है। अब लेफ्ट एंड पे एक बार आपको पानी को ठेलना पड़ेगा अंदर की तरफ, पानी अंदर उसके जाएगा। दूसरे एंड पे आपको जरूरत नहीं है, वहां से पानी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से पानी को ठेल दिया हाई प्रेशर पे, तो दूसरी तरफ वो अपने आप निकलेगा। तो राइट एंड पे वर्क इज डन बाय द लिक्विड, राइट एंड पे वर्क इज डन बाय द लिक्विड, ठीक है। सो एट राइट एंड, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं इसके एग्जाम में ना, मिसिंग मत करना। नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, फाइनली वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, बस इक्वेशन याद कर लेंगे, बीच में उल्टा सीधा लिखा, टीचर तो देखेगा नहीं, और कई देखते भी नहीं हैं, समझे। हम तो देखते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्लास 12th के बोर्ड के, देखा कि कई टीचर्स को तो मतलब बस लिखा हुआ है उसने नंबर देने और बच्चे ने लिखना, ओके ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए समझ लेना सारे स्टेप्स। एट राइट एंड वर्क डन बाय लिक्विड। तो एक साइन कन्वेंशन फिजिक्स में हम लेते हैं, फिजिक्स में डायरेक्शंस का, साइन कन्वेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, गैसियस स्टेट में अगर वर्क डन ऑन द लिक्विड पॉजिटिव लिया है, तो वर्क डन बाय द लिक्विड हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की नेगेटिव है, ठीक है, इंक्रीज पॉजिटिव है, डिक्रीज नेगेटिव है। तो कन्वेंशन होते हैं, तभी इसको ठीक से चीज़ों को समझ पाते हैं। वर्क डन ऑन द लिक्विड पॉजिटिव, वर्क डन बाय द लिक्विड नेगेटिव, कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और ये हो गया माइनस P2 V2, ठीक है। P2 V2 इज द वर्क डन बाय द लिक्विड एट राइट एंड ऑफ द पाइप। तो क्या किया मैंने? दो काम किए। एक मैंने वर्क डन लिखा लेफ्ट एंड पे, लिक्विड के ऊपर कितना हुआ, एक मैंने लिखा वर्क डन बाय द लिक्विड राइट एंड पे कितना हुआ। तो एक लेफ्ट एंड से राइट एंड जाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल मतलब W1 प्लस W2, ठीक है, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। तो ये हो गया P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अच्छा, V1 इज इक्वल टू V2, क्यों? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? वॉल्यूम एंटरिंग
इज इक्वल टू वॉल्यूम लिविंग। जितना वॉल्यूम का पानी पाइप के अंदर जाएगा उतने ही वॉल्यूम का पानी पाइप से बाहर भी आएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार को V लिख लिया, सो P1 माइनस P2 इंटू V, ये बस हो गया, कहानी ख़त्म। यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट बात थी। इतना अगर आप ड्राइव कर लेंगे तो अब वो जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल वर्क डन हुआ है लिक्विड के ऊपर, यही वर्क डन लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। लिक्विड की वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? जब उसको कुछ एनर्जी दोगे, जब उस पर कुछ वर्क डन होगा, और यही टोटल वर्क डन लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिखें दिस वर्क डन, चलो मत लिखो मैं लिख देता हूं, दिस वर्क डन विल कॉज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है? P1 माइनस P2 इंटू वी इज इक्वल टू, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताएं। ऑब्वियसली कितना वैल्यू होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1, फाइनल माइनस इनिशियल बोले तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन, मैंने M1 M2 नहीं लिखा क्योंकि मुझे मालूम है कि M1 तो बराबर है मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इनटू द पाइप इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लिविंग द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिविंग। तो मास को M1 M2 नाम की कोई चीज नहीं है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ है? बहुत ही बढ़िया, शानदार, mgh2 माइनस mgh1। अब क्या करना है, इस वॉल्यूम को ले लो नीचे, ठीक है, इस वॉल्यूम को ले लो नीचे। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब क्या करना है, 1 1 वाले एक तरफ ले लो और 2 2 वाले एक तरफ ले लो, तो फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G। ठीक है, क्या बिना डायग्राम के कैसे आप बता पाएंगे कौन सा एंड पर प्रेशर कितना है? अब मान लो कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, किसको? आपको एग्जाम ये मान के देना है कि टीचर को कुछ नहीं पता। यू हैव टू एज्यूम कि टीचर को कुछ नहीं आता, मुझे तो उसको एक एक बात बतानी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उसे, सारा बताना है एक एक चीज़। ऐसे आंसर लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो डायग्राम इज नेसेसरी, नहीं तो जैसे ट्रेंगल आप यूज़ करते हो, आप लिख दो ट्रेंगल ABC में AB, ट्रेंगल नहीं है AB नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे उसमें ऐसे बिना उसके, ठीक है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज़्यादा इजी आपकी समझ हो गया ना, ड्राइव बस हो गया ख़त्म ये, ठीक है। तो ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। सो हेंस दिस बर्नौली थ्योरम इज ड्राइव्ड। बर्नौली थ्योरम क्या हो गई? ड्राइव हो गई बर्नौली थ्योरम। तो कुछ आइडिया लगा बर्नौली थ्योरम का? तो ये सारा स्टेप्स आप लेके डायग्राम बना के इसको, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ रहेगा और बर्नौली थ्योरम का यूज़ रहेगा। अब बर्नौली थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग से टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हैं, कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। देखो ऐसा है, कुछ थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बताए अभी, कुछ क्या क्या बताया बताओ बर्नौली थ्योरम के थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस। ड्यूरिंग द स्टॉर्म रूफ्स आर ब्लोन ऑफ, ट्रेन का हो गया क्या? बस थोड़ी देर और बैठे रहो पेशेंट के साथ, तुम बेचैन बहुत रहते हो, कुछ घूमट कुछ टहला करो तभी स्टेबल होकर बैठ पाओगे। घर में सुबह शाम टहला करो, क्लास में तभी टहलना बंद होगा, ठीक है।
हाँ तो वही ना बता रहे हैं, बैठे रहते हो एक जगह तो हिलते रहते हो, अगर तुम घर में जाके कुछ हिलोगे तो फिर एक जगह बैठ सकते हो स्टेबल। एप्लीकेशंस, ठीक है, थियोरेटिकल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। पहला तो होता है एटोमाइज़र और स्प्रेयर का। जो स्प्रेयर होता है, स्प्रे करने के लिए आप अपना खुद का घर पे स्प्रेयर भी बना सकते हो। देखो कैसे, एक पाइप ले लिया, जो पेन होता है, ये पेन है मेरे पास, एड जेल का पेन होता है, जैसे ये आपका ये बन जाएगा इससे। और पाइप, 2 वर्टिकल पाइप लगा के देखो कैसे, यहाँ पे एक ये हो गया और एक इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, इसमें पानी जाएगा। ये फ्रूटी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं एटोमाइज़र, एटोमाइज़र और स्प्रेयर। ये यहाँ पे एक रबर स्फीयर होता है, रबर स्फीयर को स्क्वीज करेंगे तो एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप। या रबर स्फीयर को स्क्वीज मत करो, यहाँ रबर स्फीयर मत लगाओ, यहाँ खुद अपना जो मुंह से ही हवा फूंक सकते हो इसके अंदर। तो एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप, तो विंड वेलोसिटी ग्रेटर, विंड वेलोसिटी ग्रेटर तो प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो पानी ऊपर जाएगा और यहाँ पर स्प्रे आएगी, ठीक है। तो होली पे अपना काम इसी से चलाना, अपना खुद का स्प्रेयर बनाना, और होली पे आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा बाहर से, मार्केट से। फाइन, बड़े पाइप ले सकते हो, वुडन के, प्लास्टिक के, जो भी मिले, यहाँ से हवा फूंकना और आपकी एक्सरसाइज भी होएगी लंग्स की, ठीक है। लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, पता लगेगा कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना हवा फूंकोगे पाइप में उतना ही, ठीक है। एटोमाइज़र स्फीयर हो गया। दूसरा हो गया, जो घर की छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है। ये हट मतलब झोपड़ी टाइप के जो घर होते हैं उनकी छतें ज़्यादा उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, ये वाला प्रेशर इसको ऊपर उठा देगा। सो रूफ्स आर ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सेकेंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके भी प्रैक्टिकल यूज़ का है, मैग्नस इफेक्ट। व्हाट इज दिस मैग्नस इफेक्ट? स्पिनिंग बॉल डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जो बॉल को जो स्विंग करते हैं, स्विंग करने के लिए उसको स्पिन करना होता है। आपने बॉल को सीधा फेंक दिया तो वो सीधी चली जाएगी। कुछ प्लेयर क्या होते हैं, जो बॉलर होते हैं, वो उसको स्पिन करते हुए फेंकते हैं, तो वो एयर में क्या होगा, सीधे जाने के बजाय या तो इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी, जिसको आप इन स्विंग और आउट स्विंग बोलते हो। ऐसे टेटे में क्या होता है, टेबल टेनिस में रैकेट इज टेंजेंशियल स्टक विद द बॉल। जैसे कोई तो पावर गेम खेल रहा है, खट 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 गेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, फालतू का काम, उसको टेंजेंशियल स्टक करेंगे। तो टेंजेंशियल स्टक करने से क्या होता है कि बॉल स्विंग, घूमने लगती है, स्पिन करने लगती है। तो घूमती हुई बॉल जब